अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं जैनब जतोई और मैं हूं फैजान इकबाल। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। होशरुबा महंगाई, आम आदमी के लिए गोश्त ख्वाब, सब्जी दाल की खरीदारी भी मुश्किल। कराची से कश्मीर, डॉक्टर्स पैरामेडिक्स की हड़ताल, ओपीडीज वीरान, मरीज परेशान। सर्दी बढ़ते ही गैस नायाब, कोयटा के मकीनों का गैस कंपनी के बाहर एहतजाज जारी। मियां चन्नू में स्मोग, फैक्ट्रियों का जहरीला धुआं वबाले जान बन गया। थल में मलेरिया से 59 बच्चे जाँ बहक, सिंध का महकमा सेहत कहां गायब है। तो नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में सियासत के हंगामे तो उरूज पर हैं, लेकिन हमारे महबूब रहनुमाओं का ज्यादातर वक्त जो है वो सियासी मसरूफियात को डील करते हुए गुजरता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी की नजर महंगाई पर नहीं जा रही, जिसमें आए रोज अवाम ज्यादा से ज्यादा पिसते चले जा रहे हैं और महंगाई की वजह से आए रोज अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। गोश्त अवाम के लिए ख्वाब बन चुका है। यही नहीं बल्कि दाल और सब्जी भी कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। बिल्कुल, इसी पे हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट देखिए। मुल्क में 30% के करीब पहुंची महंगाई 65 साल की बुलंद तरीन शरह है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते महंगाई में 0.74% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 22 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई, जबकि 14 की कीमत में कमी हुई। बाजार में कदम रखते ही कीमतें सुनकर एक आम आदमी के 14 तबक रोशन होने लगते हैं। गुज़श्ता हफ्ते प्याज फी किलो 39 रुपए से महंगा होकर 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त हुआ। आलू 4 रुपए के इजाफे से 90 रुपए किलो रहे। चीनी 3.25 रुपए फी किलो महंगी हुई। सर्दी आते ही जिंदा मुर्गी भी फड़फड़ाने लगी। 5 रुपए 34 पैसे इजाफे से जिंदा मुर्गी 275 रुपए किलो पर फरोख्त हुई, जबकि अंडे 5 रुपए 13 पैसे महंगे होने से 246 रुपए फी दर्जन हो गए। महदूद आमदनियों के साथ एक जानिब घर का किचन चलाना मुश्किल, तो दूसरी तरफ बिजली के बिल वबाले जान। सेमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली यूनिट भी 2 रुपए 18 पैसे महंगा होने की तैयारियां हैं। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। इत्तेहादी हुकूमत के 6 माह के दौरान आलमी मंडी में खाम तेल $122 से $93 पर आ गया, मगर मुल्क में पेट्रोल प्राइस 248 रुपए से कम होकर सिर्फ 225 रुपए तक आ सकी है। सवाल ये है कि आम आदमी को कब तक वादों और उम्मीदों पर तरखाया जाता रहेगा। महंगाई के वार सहने वालों के जख्म भरने में मजीद कितना वक्त लगेगा। 30% पर पहुंची महंगाई के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। नाजरीन, अब आपको सुनाते हैं कि अवाम क्या कहती है। वो क्या कहते हैं होशरुबा महंगाई पर, ये देखिए। दालें गोश्त वगैरह इतना महंगा हो गया है कि गरीब आम की पहुंच से दूर है। और जो लिस्ट लगती है सब्जियों की, उसके मुताबिक हमें सब्जी वगैरह नहीं देते, अपना रेट मनमाना लगाते हैं। जी, महंगाई के बारे में बात की जाती है तो पहले तो हमारे मुल्क के हालात कुछ बेहतर थे, लेकिन अब महंगाई के साथ साथ जो सब्जी दालें ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई हैं। नॉर्मल रेट होगा हर चीज़ का तो आम बंदा भी खरीद लेगा, लेकिन अगर ऐसे ही आप बहुत ज़्यादा रेट करते गए तो फिर मुश्किल है। गरीब बंदा तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, फिर तो दरम हो गया बरम हो गया निज़ाम। हुकूमत अपनी सियासत में पड़ी है, आवाम को कौन देखेगा। अब जैसे 8-10 हज़ार महीने का कमा के 8-10 हज़ार घर पे देना है, लेकिन उसमें भी घर का राशन आना है, घर का किराया देना है, बिल देना है, ये कैसे डील करेगा। जो इंसान एजुकेटेड लोग हो वो भी काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं महंगाई को लेकर, तो आम इंसान के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है। तो खुदारा हुकूमत महंगाई के लिए कुछ करे। गैस इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, सब्जियाँ वो हाथ नहीं लगाई जा रही सब्जियों को, क्या बंदा ले। दाल वो आसमानों को छू रही हैं,
क्या बंदा हाथ लगाए दालों को। भाई आटा लेना है तो घियाओ नहीं है, घियाओ लेना है तो बिल नहीं है, बिल है तो गैस मकान का किराया नहीं है, तो बच्चे तो भूखे मरते हैं। अभी क्या करें? हुकूमत तो नहीं सोच रही, हुकूमत तो कह रही है कि मर जाने ना, बच्चे भी तो ये भी मर जान। सर किचन का आप देख लेना कि किचन का पहले तो लोग गोश्त वगैरह खा लेते थे इजीली होके, लेकिन अब इस तरह की दाल भी महंगी हो गई है। पहले जो दाल है या रोटी वगैरह गरीब आवाम ने तो वही खानी है, लेकिन वो भी इस टाइम बहुत मुश्किल से मिल रही है। दालें तो दालें हैं, लेकिन बंदा गोश्त भी नहीं खा सकता, गरीब बंदा गोश्त भी नहीं खा सकता, क्योंकि गोश्त का रेट नीचे आ ही नहीं रहा मुसलसल। बराए मेहरबानी ये मौजूदा हुकूमत जो भी आती है वो गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ दे। मुर्गी का गोश्त आजकल 350-370 रुपये मिलता है, और दाल जो है माश उसका रेट का पता करें कितना, 400-450 है। ना किसी को महंगाई का फिक्र है, ना किसी को किसी की आवाम का फिक्र है। एक चीज़ जो है आज वो 10 रुपये, कल वो 20 या 30 रुपये होती है। वही गोश्त तो गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है, तो दाल भी मजबूर होकर खाते हैं। बहुत महंगाई है, इतनी महंगाई है कि दाल लेना भी मुश्किल हो गया है गरीब आदमी के लिए, कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी का साथ दें। क्या गोश्त भी, चिकन भी काफ़ी महंगा हो गया, मटन जो है वो गरीब की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गया है, मटन और बीफ। तो नाज़रीन, आवाम की राय आपने जानी, किस तरह से आवाम अपना रोना रो रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमारे सियासतदान जिन्होंने इसी आवाम से जाकर वोट लेने हैं, इस वक्त उनकी तवज्जो का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी एक्टिविटीज़ हैं। आवाम किस तरह महंगाई में पिसते चले जा रहे हैं, आए रोज़ आवाम के लिए मुश्किलात का एक नया पहाड़ नज़र आता है। अगर गोश्त की बात करें, वो तो आवाम ने सोचना ही छोड़ दिया है कि उसको खाना है। इवन के आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से दाल और सब्ज़ी भी बाहर होती जा रही है। तो यही वो मेन मसाइल हैं जिनको ओवरकम करके ही मौजूदा हुकूमत अपनी आवाम की आने वाले वक्त में जो है वो वोट हासिल करने की उम्मीद रख सकती है। क्योंकि अगर ये महंगाई में कमी नहीं होगी तो चाहे आप सियासी पॉलिसी या खारिजा पॉलिसी में जितना काम कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव रिलीफ ऑन योर ओन पब्लिक, देन ही आप किसी और चीज़ की तरफ प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। और फैजान, जिस तरह से शहरियों ने बताया कि हुकूमत से दरख्वास्त की जा रही है कि महंगाई को कंट्रोल करे, जो भी मौजूदा हुकूमत है वो इस चीज़ पर नज़रसानी करे कि 30% तक महंगाई हो चुकी है, और दाल, रोटी, गोश्त जो है वो आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। और गोश्त तो दूर की बात, अब आवाम दाल के बारे में भी सोच रही है कि दाल भी लाने के पैसे नहीं आवाम के पास। बल्कि बिल्स देखें, बिजली के अगर बिल्स की बात करें, वो भी आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। और अभी भी समरी पेश की गई है, मे भी बिजली के रेट्स में मजीद इजाफा कर दिया जाए। जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं उनके लिए किराए बढ़ते जा रहे हैं। हर तरह के मामलात जो है वो आवाम के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। लेकिन एक जो रिवायत है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत सारा मलबा डालती है गुज़श्ता हुकूमत पे। गुज़श्ता हुकूमत कहती है कि जो मौजूदा हुकूमत महंगाई बढ़ा रही है, हमें इस बहस से बाहर निकलना होगा। आखिरकार ये हमारी आवाम है, मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है जैसे कैसे करके भी आवाम को रिलीफ दिया जाए और इसके लिए मौसर हिकमत अमली सामने लाई जाए। बिल्कुल। जिस तरह से हर हुकूमत के साथ महंगाई भी जो है वो बढ़ती जाती है, हर साल के साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, और आवाम की जानिब से सिर्फ यही दरख्वास्त की जा रही है हुकूमत महंगाई को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अब आवाम के पास रोजगार भी मुश्किल हो चुका है और उसके साथ साथ महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसको कंट्रोल करने की बेहद ज़रूरत है। नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सिंध में कराची ता कश्मीर सरकारी अस्पतालों में गुज़िश्ता कई रोज़ से हड़ताल जारी है। कहीं डॉक्टर तो कहीं पैरामेडिक्स ने काम छोड़ रखा है। सरकारी अस्पतालों की OPDs वीरान है और मरीजों लवाहिकीन परेशान नजर आ रहे हैं। हुकूमत मुल्तमिस है, ना ही डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तंजीमें, दोनों जानिब से डेडलॉक भी बरकरार है। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल में संगीन बीमारियों में मुब्तला मरीज नजर आते हैं, जिन्हें दर्द और तकालीफ किसी पल चैन नहीं लेने दे रही, लेकिन वो अपना इलाज मुआलजा भी नहीं करवा सकते। तो नाज़रीन, ये वो सिलसिला है जो कई रोज से नजर आ रहा है कि आवाम को अपने इलाज मुआलजे के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है, ना ही यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ना ही हुकूमत, दोनों की जानिब से कोई लिवरेज नहीं। इस तमाम तर सूरत हाल पर तफसीलात बताएंगे हमारे कराची से नुमाइंदे हैं आसिम भट्टी। आसिम भट्टी, बताइएगा कि आवाम को किन मुश्किलात का सामना है इलाज मुआलजे के लिए, और अभी ओवरऑल ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर?
वो आज भी जारी है। तादाद जूं की तूं है। शहर भर के जो तिब्बी और गैर तिब्बी अमला है, जिसमें सफाई वाला अमला भी शामिल है और दीगर स्टाफ भी मौजूद है, तमाम के तमाम एहतजाजी धरने में शरीक हैं। इस वक्त भी बड़ी तादाद में जो मुजाहिरीन हैं वो यहाँ पर अपने हकूक के लिए बैठे हुए हैं। एक ही मुतालबा जो सबसे पहला है और आखिरी इनका जो कहना है कि जिसका नोटिफिकेशन जब तक नहीं निकलता मुजाहिरीन एहतजाजी धरना खत्म नहीं करेंगे। ग्रैंड हिल अलायंस का रिस्क अलाउंस की जानिब से गवर्नमेंट में और इनके दरमियान जो है वो डेडलॉक बरकरार है और इस टेंट के बावजूद, जो टेंट के बाद भी जो लोग हैं वो भी बाहर सड़क पर जो फुटपाथ है वहाँ पर एहतजाजी धरना दिए बैठे। और शहर भर के मुख्तलिफ अस्पताल हैं सरकारी जहाँ से अमला यहाँ पर आ रहा है और एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहा है। लेकिन अब जो आइडियाज एग्जीबिशन चल रही है तब तक जो है वो ये ग्रैंड हेल्थ रिस्क अलायंस के जो मुजाहिरीन है वो यहाँ से मूव नहीं कर रहे। इनका कहना है कि जैसे ही आइडियाज खत्म होगी तो ये अगर उस दौरान इनका नोटिफिकेशन आता है तो ठीक है, वरना फिर ये दोबारा जो है वो रेड जोन में जाने की कोशिश करेंगे, यकीनन सीमा हाउस जाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद मजीद सूरत हाल जो है वो खराब हो सकती है। ठीक है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मरकजी रहनुमा ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर महबूब नूरानी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इस वक्त जो है एहतजाज किया जा रहा है डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की तरफ से, क्या मुतालिबात है आपके और बताइएगा क्या वजूहात है एहतजाज के पीछे? थैंक्स हमारे इशूज को हाईलाइट करने और हमें इनवाइट करने के लिए। पहली बात यह कि मैं कंडेम करूंगा जो हमारे हेल्थ वर्कर्स पुरअमन एहतजाज में आज हमारे पूरे सिंध में 38 दिन हो गए चुके हैं, जो पूरा सिंध हमारे हेल्थ वर्कर सरापा एहतजाज है और कराची प्रेस क्लब और सेक्रेटरीट में हमारे 8 दिन को धरने को हो चुके हैं। और सिंध गवर्नमेंट मुज़ाकरात करने के बजाय यहाँ के जो SSP और डिप्टी कमिश्नर और यहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने हमारे हेल्थ वर्कर्स पर लाठी चार्ज करके उन पे मुकदमा दायर किए थे और जिसपे मैं भी जो चेयरमैन मुझ पे फायर की गई थी। जो हमारे जो मुतालबात हैं, जो काफी ऐसे इश्यूज हैं जो 3-4 साल से पेंडिंग थे और अभी जो एक जेन्युइन इश्यूज है जो तमाम हेल्थ वर्कर्स का एक हेल्थ रिस्क अलाउंस है, क्योंकि हमारे जो मराते हैं, जो तनख्वाहें हैं दूसरे सूबों से काफी कम है। और ये जो कहते हैं शर्जील नाम अहमद साहब आज काबीना में कह रहे हैं कि हम रिस्क अलाउंस नहीं दे सकते, इनका इतना बजट है। हम कहते हैं बजट दूर की बात है, 5 अरब हो या 20 अरब हो, कम से कम आप हमारे जो हेल्थ हैं सिंध में, जो डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल और हमारे जो मरीज सब जो रोडों पे हैं, आप उनसे मुज़ाकरा तो करें। एक उन्होंने एक अन्ना बना के रखी हुई है, वही वडेरों वाली की सोच, सरदारों वाली सोच है। मुज़ाकरात करने के बजाय वो थ्रेड पे थ्रेड देते जा रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये इस सिलसिले को तकरीबन 1.5 माह से ज्यादा हो गया है और इसमें बहुत सारे फेजेस आए, बहुत सारी झड़पें भी हुई मुजाहिरीन और पुलिस की जानिब से, गिरफ्तारियां भी हुई, बाद में रिहा भी किया गया, लेकिन अभी तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ और अभी भी हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत हो या डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ की तंजीमें, दोनों की जानिब से डेडलॉक बरकरार है। लेकिन इस नतीजे में जो फेस करना पड़ रहा है वो आवाम फेस कर रही है ना। इलाज मुआलजे के OPDs बंद हैं, डॉक्टर्स काम पे नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो काम पे नहीं है, तो रिजिड एटीट्यूड तो दोनों की तरफ से दिखाया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि आपके पास अगर कोई सालिसी का किरदार अदा किया जा रहा हो, कोई थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व हो के इस मामले को सॉर्ट आउट कर दे तो आप इस पे इत्तेफाक करेंगे? हमने हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद ही नहीं किए। हम खुद कोशिशें कर रहे हैं, इनको पर्सनली मैसेजेस भी कर रहे हैं, मिनिस्टर जो कमेटी है, मगर उनका कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आ रहा। अब ये एक गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है जिसमें ऐसे इन्होंने नाअहल मिनिस्टर्स बिठाए हुए हैं जो मसले को हल करने के बजाय खराब कर रहे हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स पे वो टारगेट कर रहे हैं, अपने डिले टैक्टिस कर रहे हैं और जो पेशेंट्स और हेल्थ वर्कर्स अगर दोनों सफर कर रहे हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध गवर्नमेंट पे आती है, ना हम पे। और क्योंकि ये हेल्थ वर्कर्स के लिए फिर भी आज हमने ये लाएमल जोड़ा है कि पहले तो हमारे डॉक्टर, नर्सेज इमरजेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे और आज मैंने हेल्थ वर्कर्स को ये कहा है कि वार्ड में अपनी ड्यूटीज दें। हम अपने वार्डों में भी मरीजों को सफर नहीं होने देंगे। OPDs को भी तरीके से हम शुरू करेंगे कि जो दूर दराज के मरीज हैं उनके लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हम फिर भी उनके लिए सोच रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हेल्थ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्या रिस्पॉन्स है। जिस तरह से अभी तक गवर्नमेंट ने आप लोगों से राब्ता नहीं किया, एहतजाज जारी है, अभी आपकी आगे की हिकमत अमली क्या है? अगर मुतालिबात नहीं माने जाते तो क्या आगे क्या हमारे आगे की हिकमत अमली ये है कि अभी जो हमारे इंटरनेशनल डेलीगेशन और मुल्क की रेस्पेक्ट, हमारी जो मुल्क की इज्जत है, हमारी इज्जत है, हमारी जो इंटरनेशनल डेलीगेशन आए हुए हैं, हमारे जो मेहमान आए हुए हैं, हमने उनकी वजह से हाइप क्रिएट नहीं की। हम पुरअमन बैठ के, हम प्रेस क्लब पे बैठ गए हैं और हम डेलीगेशन की रिस्पेक्ट तक जब तक यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक ये मामलात हम चाहेंगे कि मामलात सिंध गवर्नमेंट इसको फौरन हल करे।
तो जेललाल को तोड़ने की कोशिश करें, हम भी रेडी हैं। सही, और हुकूमत को जब चाहिए तक- कि मुतालिबात फौरन माने जाएं और इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली बातचीत की और आपने जिस तरह हिकमत अमली है कि आप अपने जो मुलाजमीन हैं उनको कह रहे हैं वो अपनी ड्यूटीज भी सर अंजाम दें, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी जल्द होश के नाखून ले और आवाम की मुश्किलात कम करे और आवाम के इलाज मुआवजा जो है उसको आसान बनाए। तो नाजरीन आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ठल के नवाही गांव हाजी शाहनवार खान बंगलाली आजकल मलेरिया वबा की जद में है। गुज़श्ता रोज 12 साला सदूरी की हलाकत से गांव में मलेरिया से जाबहक बच्चों की तादाद 59 हो चुकी है। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि जिले इंतजामिया और DCO जैकबाबाद हालात का नोटिस लें और इलाके में मच्छर मार दवा का स्प्रे भी करवाया जाए। लेकिन यहाँ हुकूमत सिंध के महकमा सेहत से लेकर जिले इंतजामिया तक सब के सब गायब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और दुनिया भर में इस वक्त माहौलियाती आलूदगी का सामना है जिससे जो है बीमारियां फैल रही हैं फैजान, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और मलेरिया जैसी बीमारियां जिनका इलाज भी जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, इलाज हो तो जाता है लेकिन काफ़ी मुश्किलात का शिकार होते हैं शहरी। और आई गेस इस पे हमें कुछ ना कुछ जो इकदाम है वो गवर्नमेंट को और इंतजामिया को करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, और ज्यादातर जो शिकार हो रहे हैं उनमें बच्चों की तादाद है ज़ैनब। 59 के करीब बच्चे जो हैं वो अभी तक इस बीमारी की जद में आ चुके हैं और लम्हा फिक्रिया है वहाँ की इंतजामिया के लिए भी और वहाँ के DC जो डिप्टी कमिश्नर है उनके लिए भी बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों नहीं उनकी जानिब से मौसर इकदाम किए जा रहे, प्रॉपर स्प्रे करवाए जा रहे ताकि इस बीमारी को ओवरकम किया जा सके। जबकि डॉक्टर की जानिब से भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक इमरजेंसी नाफिज करें हॉस्पिटल्स में। जिस तरह की सिचुएशंस है कि 60 के करीब हमारे बच्चे जो हैं इस बीमारी की जद में हैं, तो इमरजेंसी नाफिज करके फिल फॉर मलेरिया का जो है वो इलाज मुआवजा फौरी तौर पर शुरू करना चाहिए ताकि आवाम अपना इलाज तो करवा सके। तो बिल्कुल, और अस्पतालों में भी जो है इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए, सिचुएशन हो तो उसको अच्छे तरीके से ओवरकम किया जाए और बच्चे जो हैं इससे सबसे ज़्यादा जो है मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तमाम सूरत हाल से बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शुएब साहब हैं जो MS हैं, इनसे भी बात करेंगे लेकिन पहले वहाँ की तफसीलात जानते हैं। वहाँ के रिपोर्टर हैं हमारे नबी बख्श जी। नबी बख्श बताइएगा कि इस वक्त क्या मौजूदा सूरत हाल क्या है कि कितने बच्चे मलेरिया से इफेक्ट हो चुके हैं और इंतजामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया इसकी रोकथाम के लिए? जी बिल्कुल शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि हालिया मौसम सैलाब के बाद और ठुल तालके के अंदर मलेरिया जो वबा अख्तियार शुरू कर गया है, जिसके बाद 58 जो हैं वो बच्चे जान के बाजी हार चुके हैं। जिसके बाद तालका अस्पताल एक माह गुजर गया मगर तालका अस्पताल में रिज़्क अलाउंस का जो एहतजाज है वो सरापा एहतजाज बना हुआ है, जिसके आए रोज जो मरीज हैं वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जिसके बाद अस्पताल अमला है वो बिल्कुल खरगोश की नींद मज़े सो रहा है। जिसके बाद हमने DC साहब से बात करने की कोशिश की। DC साहब ने कहा कि रिज़्क अलाउंस तब तक बहाल न होगा जब तक ये ठुल के जो मरीज अमराज हैं वो इजाफा होता जा रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ठुल के बेशतर इलाके हैं, सैलाब के बाद ठुल के जो बेशतर इलाकों में अब तक वहाँ पे 3 से 4 फुट पानी जमा है, जिसके बाद निकासी है। डॉक्टर इम्तियाज हमारे साथ मौजूद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, जिस तरह से बच्चों में मलेरिया फैलता जा रहा है इसके लिए अस्पतालों में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि शहरियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कोई इंतजामी सूरत हाल नजर नहीं आ रही, तो क्या इकदाम किए गए हैं अस्पतालों में? असल में ये है कि गवर्नमेंट साइड पे जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो सारी उसमें मलेरिया के हवाले से, डायरिया के हवाले से मेडिसिन हर चीज़ कंप्लीट है और वाफर मिकदार में है। बाकी हमारे जो है सारे ये तकरीबन 20-22 जो है वो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज तालका ठुल की वो है PPHI के हेड पे। तो PPHI वालों के पास भी मेडिसिन के हवाले से वी ऑल आर इक्विप्ड। PPHI हो, अपना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो या फिर ये कि तालका सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि अद्वियात भी मौजूद हैं और तमाम तर सहूलियात भी मौजूद हैं, जरा ये बताइएगा फिर वजूहात क्या है ये मलेरिया और डायरिया, इनसे बच्चे क्यों इतने इफेक्ट हो रहे हैं? वजूहात ये है, वजह ये है भाई मेरे के एक तो ये स्ट्राइक चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, और उसके अलावा ये है कि अभी देखिए ना ये तालुका ठुल जो है वो यूं समझेंगे डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद की निसफ आबादी है। तो इसमें अगर इतना पानी खड़ा हुआ है, जहाँ पे पानी खड़ा होगा तो लाजमी बात है वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे तो मलेरिया होगा। वजह ये है, और ये भी नहीं कि हम स्प्रे भी करा रहे हैं
डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, DHO साइड से स्प्रे भी हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कोई इमरजेंसी नाफिज की आपने एक मुतलका मलेरिया या डायरिया का इलाज करने के लिए इमरजेंसी नाफिज की कि आवाम को फौरी तौर पे इसका इलाज मिल सके? वो ये है कि कल भी हमने एक मेगा कैंप किया था टुल सिटी में। हाँ। टुल सिटी में हमने 2-3 मेगा कैंप्स किए हैं। उसके अलावा हमारी जो मोबाइल कैंपिंग है वो मुख्तलिफ NGO के साइड से, तालको हॉस्पिटल की साइड से जो है मोर देन 75 कैंप्स हम कर चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इम्तियाज साहब, आप हमें वक्त दे रहे थे। मलेरिया से जाम बख्श बच्चों की तादाद जो है वो 59 हो गई है, जो कि बड़ी अफसोसनाक है। और इस अमर को ओवरकम करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की जाए और स्प्रे किए जाएँ, जो कि इस वक्त खास तौर पर इस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी है। तो नाज़रीन, मजीद इलाकों से मजीद मसाइल भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक वक्त तो है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सर्दी बढ़ते ही मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। कोयटा के कई इलाकों में भी कम प्रेशर और गैस बंदिश की शिकायत हैं। पश्तूनाबाद, कली नौ हसार और नवा कली और इर्द गिर्द के इलाकों में गैस मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, जिसके सबब बच्चों को बगैर नाश्ता स्कूल जाना पड़ रहा है। गैस किल्लत के खिलाफ मकामी आबादी ने स्मगली रोड पर गैस ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया है और सड़कें बंद कर दी। बिल्कुल, तफसीलात के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुनो टीवी के रिपोर्टर हैं जो इस हवाले से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, हमसे बात करते हैं। बताइएगा क्या वजूहात है गैस बंदिश की? गैस लोड शेडिंग के खिलाफ कोयटा सुई सदर गैस कंपनी के बाहर यहाँ पे समंगली रोड के बाहर यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। शुरका ने गैस इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस वक्त जो है रोड मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है और यहाँ पे एक एहतजाजी कैंप भी लगाया गया है। इस वक्त मेरे साथ एहतजाज में शामिल एक शरीक खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि वो एहतजाज के हवाले से क्या कहेंगे। सर, आप लोगों का कौन कौन सा एरियाज़ है और कब से गैस नहीं आ रही है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इलाके में जब से भी सर्दी बल्कि गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग था। हमने बार बार गैस इंतज़ामिया को इतला दी है कि भाई हमारे इलाके में गैस बिल्कुल है नहीं। इस टाइम हमारे इलाके में गैस ज़ीरो है। हत्ता कि हमारे इलाके से घर वगैरह शिफ्ट होते हैं कि ऐसे इलाके में जहाँ पे गैस है, तो हमारे इलाके में बूढ़े हैं, बच्चे सारे इससे सख्त परेशान है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे शुरका का एहतजाज में शामिल शुरका का कहना है कि हमारे बच्चे बगैर नाश्ते के सुबह स्कूल जाते हैं। घरों में बूढ़े और मरीज जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी तो नाजरीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि दुनिया भर को इस वक्त माहौलियाती आलूदगी का सामना है। पाकिस्तान मुतासरा मुल्कों में सरे फहरिस्त शुमार किया जाता है। हुकूमत की जानिब से स्मोग और आलूदगी की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन नाफिज किए गए हैं। पंजाब में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर दफा 144 भी नाफिज कर रखी है। बिल्कुल, और इसके बावजूद मियाँ चन्नू के इलाके मुस्लिम टाउन की फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन चुका है। जहरीला धुआं लोगों में फेफड़ों और सांस की बीमारियों का सबब बन रहा है। इस तमाम सूरत-ए-हाल पर बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे राव अब्दुल कदीर वहां पर मौजूद हैं। राव अब्दुल कदीर, बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से तो इकदाम किए गए, लेकिन ये फैक्ट्री मालिकान इसको हवा में उड़ा रहे हैं, इंतजामिया क्यों खामोश है? इस वक्त मियाँ चन्नू के इलाका मुस्लिम टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ से फैक्ट्री से निकलने वाला जहर आलूद धुआं लोगों के लिए वबाल जान बन चुका है। धुएं से सांस, फेफड़ों और मुख्तलिफ मूसी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। और इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीनी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि सर ये बताइएगा कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है आपको किन परेशानी के सामने है? सर, ये जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है ना, इसमें बिलखसूस हमारे बच्चे, बूढ़े, तकरीबन सभी लोग जहरलूद बीमारियों में मुब्तला हैं, सांस की बीमारियाँ। और सबसे बड़ा मसला ये है कि बार बार महकमा माहौलियात को शिकायत करने के बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। यहाँ पे महकमा माहौलियात के लोग आते हैं और रिश्वत लेके चले जाते हैं। फैक्ट्री वालों से भी बारहा गुजारिश की, लेकिन चूँकि वो ज़ोर आवर और पैसे वाले लोग हैं, लिहाजा कोई अमल नहीं होता। जी बिल्कुल, जिस तरह के इलाका मकीन का कहना है कि हमने बार हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस तरह की फैक्ट्री और चिमनियों के धुओं को बंद किया जाए, ताकि हमारे बच्चे बूढ़े जो इस फैलती हुई मूजी मराज से बच सकें। सही, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील आगाह किया। तो नाजरीन, आगे बढ़ें और आपके लिए चलते हैं मुजफ्फरगढ़, जहाँ के इर्द गिर्द के इलाकों में आवारा कुत्तों की बहुतात के सबब सख्त गजीदगी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। ज़िलाई हस्पताल में 1 जनवरी से अब तक 2968 कुत्ते के काटने से मुतासरा अफराद
रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता माह अक्टूबर में कुत्ते के काटने से 193 अफराद ने अस्पताल से राब्ता किया था। बिल्कुल, तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदा काशिफ नज़ीर। जी काशिफ, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अफसोसनाक वाक़या मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका लंगर सराय के करीब दरी अड्डा पर पेश आया है, जहाँ पर 4 आवारा कुत्तों ने 4 साल मुदस्सर नामी बच्चे को काट कर शदीद जख्मी कर दिया, जिसे रेस्क्यू इंतजामिया ने ज़िला सदर अस्पताल मुंतकिल किया है, जहाँ उसे इलाज मुआवजा की सहूलत फराम की जा रही है। मुजफ्फरगढ़ में कुत्तों के काटने के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। रवा साल के दौरान 1 जनवरी से अब तक 2968 पेशेंट ज़िला सदर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में रिपोर्ट में। इसी तरह अगर गुज़श्ता अक्टूबर की बात की जाए तो 193 मरीज़ों ने इलाज मुआवजे की सहूलियत और वैक्सीन के लिए ज़िला सदर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ से रब्ता किया। इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सहूलियात लेने वाले मरीज़ों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। दूसरी जानब अगर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से देखा जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आवारा कुत्तों की तलफी के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जाते। आवारा कुत्ते गलियों मोहल्लों में खतरे की अलामत बनकर। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक अल्लाह।